नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बायोगैस। अब आज के हम लोग वीडियो में क्या क्या जानेंगे, जो मुख्य रूप से तो सबसे पहले कि बायोगैस क्या है, इसका नाम बायोगैस क्यों रखा गया, बायोगैस को प्रोड्यूस करने का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, फादर ऑफ बायोगैस के नाम से किसको जानते हैं, फादर ऑफ बायोगैस तकनीकी या टेक्नोलॉजी के नाम से किसको जानते हैं, ऐसे कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं जिनका उपयोग बायोगैस फार्मेशन के लिए होता है, बायोगैस फार्मेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, बायोगैस के फार्मेशन को कौन कौन से फैक्टर कारक हैं जो उसके फार्मेशन को प्रभावित करते हैं, और लास्ट में जानेंगे कि बायोगैस का बेनिफिट्स क्या है या इसका एडवांटेज या इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, बायोगैस एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो तमाम जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हैं उनको डिकम्पोज करके हम क्या करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। अब रिन्यूएबल एक शब्द यहाँ पे आया है, तो आप लोग पहले से पढ़े होंगे, जान रहे होंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल की मीनिंग क्या होता है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, और नॉन रिन्यूएबल की मीनिंग क्या हो गया, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। मीनिंग इसका ये है कि अगर कहीं पर किसी स्थान पर एनर्जी का कोई रिसोर्स, कोई स्रोत है और एक बार वो समाप्त हो जाए और वहीं पर हम दोबारा से अगर उसको स्थापित कर सकते हैं, ले आ सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स है। और कोई चीज़ अगर है एक बार समाप्त हो जाए और वहाँ पे हम किसी भी वजह से उसको दोबारा से स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। तो जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कहीं पर जो कि पेट्रोल है, डीजल है, ये कोयला है, तो ये सब क्या है, ये सब ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत में आते हैं। मीनिंग कहीं पर अगर कोयले की खदान है, अगर वो समाप्त हो गई तो हम किसी भी तरीके से उस स्थान पर दोबारा से कोयले की खदान स्थापित नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल का कई स्रोत है, अगर वो समाप्त हो गया तो दोबारा से हम वहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में क्या क्या आएगा, तो इसमें से वाटर हो गया, बायोगैस या इसी को हम लोग गोबर गैस के नाम से जानते हैं, तमाम जो क्रॉपिंग है, जो कि कल्टीवेशन है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, ये सब क्या, ये सब के सब ऊर्जा के नवीकरणीय जो कि स्रोत में आ जाएंगे। तो बायोगैस क्या है, ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है जो बिल्कुल क्लीन, नॉन पॉल्यूटेड होता है, इसके द्वारा किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि बायोगैस क्या है, इको फ्रेंडली है। अब बायोगैस क्यों कहते हैं, तो इसका मीनिंग है कि ऐसी गैस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से क्या हो, बनाई जाए। तो अभी कैसे बनाई जाती है बायोगैस, तो जैसे गोबर हो गया, घरों से जो तमाम बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट निकलते हैं, जो शहरों से जो तमाम अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, इनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहायता से डिकम्पोज करके जो गैस उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है, तमाम गैसेज का इसमें मिक्सचर होता है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे मेजर कंपोनेंट जो होता है वह बायोगैस का मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस प्रोड्यूस करने का, बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, तो देखिए जो ऊर्जा के या जो कहें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो पेट्रोलियम, डीजल, गैस, ये सब चीज़ें हैं, इनका एक लिमिट है, इनका भंडारण क्या सीमित है और एक न एक दिन ये समाप्त होगा। ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है
और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके द्वारा इनको जलाने पर, इनका यूज करने पर तमाम प्रकार का प्रदूषण होता है जो मनुष्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए क्या बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। तो उसका एक अल्टरनेट सोर्स है। अल्टरनेट सोर्स का मीनिंग क्या, अगर हम कोई चीज़ जान रहे हैं कि आने वाले समय में भविष्य में वो चीज़ें समाप्त होने वाली हैं तो हम पहले से उस पर निर्भरता अपना धीरे धीरे कम करें और उसका एक दूसरा एक अल्टरनेट सोर्स खोज लें। तो बायोगैस का मीनिंग हो गया कि तमाम जो एनारोबिक माइक्रोब्स हैं उनका उपयोग करके, जो घरों से, कंपनी से, जो सीवेज से, तमाम सारे जो छोटे मोटे या जो बड़े बड़े शहरों से तमाम जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो विशेषकर बायोडिग्रेडेबल नेचर में होते हैं, उनको हम कलेक्ट करके, उनको हम लोग डिकम्पोज करके उनसे गैस प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। अब इसके बाद आता है कि फादर ऑफ बायोगैस के नाम से जो किसको जानते हैं, तो डॉक्टर राम बख्श सिंह। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे। फादर ऑफ बायोगैस या गोबर गैस के नाम से अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राम बख्श सिंह को हम फादर ऑफ बायोगैस के बारे में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बायोगैस या गोबर गैस तकनीकी का उपयोग सबसे पहले इसको विस्तृत ढंग से इसके मेथड के तरीकों को समझाया था। ये पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोगैस टेक्नोलॉजी भारत में, इंडिया में, तो जस भाई पटेल को जो कहा जाता, क्योंकि इन्होंने इसके तकनीकी के बारे में डिटेल रूप में बताया था। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि इसके सबस्ट्रेट क्या क्या हैं। देखिए, कोई भी एग्रीकल्चर से निकलने वाले जो तमाम अपशिष्ट पदार्थ हैं, घरों से निकलने वाले बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पदार्थ हैं, सीवेज है, गोबर है, ये तमाम सारी चीज़ें क्या है, बायोगैस के सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग बायोगैस को गोबर गैस के नाम से, ग्रीन गैस, सीवेज गैस, मार्स गैस, तमाम अलग अलग नाम से जानते हैं। बायोगैस को उपयोग करने का इसका बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा लाभ ये क्या है कि बायोगैस जो है वह इको फ्रेंडली है। इससे किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। इसका हम लोग आसानी से उपयोग जो कि कर सकते हैं। हाँ, इसमें अभी डिमेरिट के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो इसमें थोड़ा सा होता है कि सबस्ट्रेट हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है। इस पर भोजन या कोई चीज़ अगर हम लोग बना रहे हैं तो धीमी गति से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बेनिफिट में एक पॉइंट ये भी है कि बायोगैस जो है, इसका जितना ज़्यादा हम लोग उपयोग करेंगे इसके फार्मेशन की, तो जो तमाम अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनकी मात्रा क्या आगे रिड्यूस होगी। इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, प्योर होगा, शुद्ध होगा। उसमें तमाम सारी जो इम्प्योरिटी होगी वह क्या होगी, कम होगी। तो अब हम इस तमाम सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके इस पर देखते हैं। देखिए, बायोगैस या बायोफ्यूल या गोबर गैस, तो बायोगैस, बायोफ्यूल, गोबर गैस, इन सब का मीनिंग यही है, ऐसी गैस जो माइक्रोब के सहायता से ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिकम्पोज करके हम जिसका फार्मेशन करते हैं। तो बायोगैस इज ए रिन्यूएबल क्लीन फ्यूल, मतलब बायोगैस क्या है, रिन्यूएबल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। क्लीन फ्यूल का मीनिंग ये है कि इससे प्रदूषण जो होता है वह लगभग न के बराबर होता है या नहीं होता है। बाय एनएरोबिक डाइजेशन, मतलब कि एनएरोबिक माइक्रोब के सहायता से जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हैं उसको हम लोग डिकम्पोज करके बनाते हैं। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, इसीलिए इसको हम बायोगैस बोलते हैं। टर्म बायोगैस यूज्ड बाय इन्वायरमेंटल जो कि रिसर्चर, बायोगैस शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मतलब रिसर्चर्स अध्ययन करता हैं उन्होंने इस शब्द का यूज किया था। तो शब्द को यूज करने का रीजन यही था, ऐसी गैस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सहायता लेकर के, उनका हेल्प लेकर के बनाई जाए। फादर ऑफ बायोगैस या गोबर गैस, ये कई बार वाइवा में पूछा गया है। तो डॉक्टर राम बख्श सिंह जी को फादर ऑफ बायोगैस और गोबर गैस के नाम से जानते हैं। और फादर ऑफ बायोगैस टेक्नोलॉजी पूछा जाए, मीनिंग कि भारत में बायोगैस बनाने की जो तकनीकी का जो डेवलप करने का जो श्रेय है वह जस भाई पटेल को जाता है।
वान हेलमोंट थे रिकॉर्डेड इन 17th सेंचुरी द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस फ्लेमेबल गैस। लेकिन अगर इसके उपस्थिति की बात हम लोग करें तो 17वीं शताब्दी में ही वान हेलमोंट करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि जो तमाम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हैं उसको कुछ स्पेसिफिक माइक्रोब से डिकम्पोज करने के बाद कुछ फ्लेमेबल, कुछ ज्वलनशील गैसेज बनती हैं। लेकिन क्या होती है उसके बारे में उन्होंने इतना जानकारी उन्होंने दिया था। अब प्रश्न आता है कि बायोगैस के कंपोजिशन क्या है। ये भी कई बार वाइवा में पूछा गया है कि जो बायोगैस हम लोग यूज करते हैं मतलब कुकिंग में, विशेषकर लाइटिंग में, तो उनमें कौन कौन सी गैसेज या किनका मिक्सचर होता है। देखिए बायोगैस जो होता है वह क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। कौन कौन से हैं, मीथेन 63%, बायोगैस में 63% मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 30%, नाइट्रोजन 4%, हाइड्रोजन सल्फाइड 1%। इसके अलावा जो बहुत अल्प मात्रा में होते हैं वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इतनी सारी गैसेज जो कि बायोगैस में पाई जाती है। बायोगैस इन गैसेज का मिक्सचर है। अब प्रश्न ये आता है कि बायोगैस को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं। ये भी वाइवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बायोगैस को हम किन अदर नाम से और जानते हैं। देखिए बायोगैस क्या है, बायोगैस इसका सबसे फेमस कॉमन नेम है। इसको हम लोग गोबर गैस के नाम से, बायोफ्यूल के नाम से, सीवेज गैस के नाम से, मार्स गैस के नाम से, ग्रीन गैस या बायोमीथेन गैस के नाम से जानते हैं। तो इसके तमाम सारे अल्टरनेट नाम हैं जिस नाम से इसको हम जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि स्टेप्स ऑफ बायोगैस जो प्रोडक्शन, बायोगैस फार्मेशन में प्रमुख स्टेप कौन कौन से हैं। देखिए ज़्यादातर किताबों में 4 स्टेप इसमें दिया है, 4 स्टेप, लेकिन हम लोग यहाँ पे 7 स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, पूरे 1 to 1 कैसे इसका फार्मेशन कैसे तमाम। देखो सबसे पहले क्या है, बायोगैस फार्मेशन के लिए सबसे पहले हमें फीड स्टॉक प्रिपरेशन, हमें सबसे पहले सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ती है। जिस सबस्ट्रेट को हमें डिकम्पोज करके एनेरोबिक माइक्रोब के द्वारा जो है कि इसका फार्मेशन होता है। हाँ एक चीज़ और कई बार हम पूछा गया कि बायोगैस फार्मेशन जो है एरोबिक प्रोसेस है कि एनएरोबिक प्रोसेस है। तो बायोगैस फार्मेशन क्या है, एनएरोबिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को जो प्रिपेयर करेंगे उसका कलेक्शन और प्रिपरेशन। फिर सेकेंड स्टेप आता है हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वह वाटर के प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको सिंपलेस्ट मटेरियल में क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस स्टेप के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो बैक्टीरिया एंजाइम को सिक्रीट करके सिंपलेस्ट मटेरियल में उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। एसिडोजेनेसिस, एसिडोजेनेसिस में क्या आता है कि एसिडोजेनिक एनेरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वह सिंपलेस्ट कंपोनेंट को एल्कोहल में, फैटी एसिड में, इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर एसिडोजेनेसिस, तो जो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं तो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया एल्कोहल को, फैटी एसिड को किस में बदलते हैं, एसीटेट में या एसिटिक एसिड में। और 5वां पॉइंट आता है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो मिथेनोजेंस या जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वह एसीटेट या एसिटिक एसिड को किस में बदल देते हैं, मीथेन में। और नेक्स्ट पॉइंट है 6वां पॉइंट प्यूरिफिकेशन। फिर इसको हम प्यूरिफाई करते हैं और फिर इसका जो कि आउटपुट कलेक्शन, फिर इसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग बायोगैस प्रोडक्शन, मतलब बायोगैस फार्मेशन को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग 6 का प्रमुख कारक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर। देखिए जो बायोगैस फार्मेशन है यह टेम्परेचर पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें जो एनएरोबिक जो माइक्रोब्स होते हैं, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको जब उपयुक्त फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है तभी वह प्रॉपरली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर क्या है, 25 to 40 मतलब 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मिलता है तो ये जो इसमें माइक्रोब्स यूज होते हैं वो अपने फंक्शन को 100% परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट किया, मतलब टेम्परेचर अगर इससे एबव जाता है, इससे कम जाता है, तो प्रोसेस हमारी क्या होती है, डिफेक्टिव होती है। तो अभी इसका जब डिसएडवांटेज में भी ये है कि इसकी एक कमी ये भी है कि ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर उपयुक्त है, फेवरेबल है, तो फार्मेशन इसका प्रमोट होगा। अगर टेम्परेचर इसका फेवरेबल नहीं है तो प्रोसेस डिफेक्टिव होगी। दूसरा पॉइंट आता है पीएच। देखिए पीएच क्या है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच पर जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर में जो तमाम सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, तो वह प्रोसेस एक एंजाइम जो होती है वह एक स्पेसिफिक पीएच पर एक्टिव होती हैं या एक स्पेसिफिक पीएच पर अपना 100% वर्क को परफॉर्म करती हैं। तो अगर वह पीएच अगर नहीं मिलेगा तो एंजाइम अपना वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। जैसे आप लोग पहले पढ़े होंगे पीएच स्केल क्या आती है, 1 से लेकर के 14 तक होती है। 7 जो पीएच होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पीएच का मतलब क्या हो गया, वह पीएच जिस पर H+ और OH- आयन का कंसंट्रेशन बराबर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पीएच बोलते हैं। अब अगर पीएच 7 से कम होता है, 7 से 1 की तरफ जितना कम होता जाएगा मतलब वो पीएच अम्लीय या एसिडिक होगा, और 7 से 14 की तरफ अगर बढ़ता जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगा, उसकी जो कि बेसिसिटी, क्षारकता जो कि बढ़ती जाएगी। तो फेवरेबल पीएच क्या है, 6.5 से 7.5। मतलब बायोगैस प्रोडक्शन के लिए अगर पीएच 6.5 से 7.5 के बीच रहता है तो ऐसे केस में क्या होगा, बायोगैस फार्मेशन हमारा बढ़िया होगा। थर्ड पॉइंट आता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो सबस्ट्रेट हैं उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो का, उसका जो अनुपात है वो 25:1 या 30:1 होना चाहिए। मतलब कार्बन 25 के अनुपात में तो नाइट्रोजन क्या हो, 1 के अनुपात में। अगर 25:1 का अनुपात अगर रहेगा कार्बन नाइट्रोजन का, तो क्या करता है, बायोगैस फार्मेशन को प्रमोट करता है। चौथा पॉइंट है मिक्सिंग या एजिटेशन। देखिए इसमें क्या था, जो तमाम सारे सबस्ट्रेट हम लोग बायोगैस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपस में प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए। जितना बेहतर ढंग से उसका मतलब स्लरी फेज का फार्मेशन होगा, जितनी अच्छी मिक्सिंग रहेगी बायोगैस का फार्मेशन उतना बेहतर होगा। एक फैक्टर और यहाँ पर है कि जो हम माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं, माइक्रोब्स की एज भी इस बात को प्रभावित करती है। अगर यंग एज है माइक्रोब्स की ज़्यादा है तो बायोगैस का फार्मेशन ज़्यादा होता है। अगर जो सेल्स हैं अगर वह डिस्ट्रक्टिव हैं, ओल्ड एज की हैं, तो प्रोसेस डिफेक्टिव होती है। पांचवा है सबस्ट्रेट कंपोजिशन। जो तमाम सबस्ट्रेट हम बायोगैस के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो सबस्ट्रेट बहुत कॉम्प्लेक्स है या उसमें कुछ नॉन डिग्रेडेबल सबस्ट्रेट हैं तो इससे हमारा बायोगैस फार्मेशन क्या होगा, प्रभावित होगा, कम होगा। अगर सबस्ट्रेट हमारा क्या हो, बिल्कुल ऐसा हो जो आसानी से क्या हो, डिग्रेड हो जाए, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल जो कि नेचर का हो, तो उस केस में क्या होता है, वो आसानी से डिग्रेड होगा। जितने आसानी से डिग्रेड होगा उतने ज़्यादा मात्रा में गैस का फार्मेशन होगा। और छठा पॉइंट है फैक्टर में इनहिबिटरी सब्सटेंसेज। कई बार होता है कि मीडियम में या सबस्ट्रेट में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ, कुछ ऐसे केमिकल आ जाते हैं जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं या माइक्रोब्स की ग्रोथ को ख़त्म करते हैं। तो अगर इनहिबिटरी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो बायोगैस फार्मेशन हमारा घटेगा, डिक्रीज करेगा। अब हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं जो अति महत्वपूर्ण। कई बार एग्जाम में 5 नंबर में अलग से केवल इतना पूछ देता है
एडवांटेज या बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस, मतलब बायोगैस या गोबर गैस या सीवेज गैस के यूज करने के हमें लाभ क्या, महत्व क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सबसे प्रमुख इसका बेनिफिट यही है कि जो बायोगैस है वह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। मीनिंग अगर एक बार ये समाप्त हो जाए तो दोबारा से इसको हम स्थापित कर सकते हैं और कंटिन्यू इसको हम लंबे समय तक क्या करते हैं, जारी रख सकते हैं। दूसरा है रिड्यूस वेस्ट मटेरियल। अब बायोगैस के लिए अभी हम लोग पढ़े कि हम लोग इसमें तमाम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का उपयोग सबस्ट्रेट के रूप में करते हैं। तो अगर इस सबस्ट्रेट का यूज हम लोग ज़्यादा करेंगे, अगर बायोगैस का फार्मेशन हम लोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो जितना अपशिष्ट वेस्ट निकलेगा सबका यूज हो जाएगा। तो इससे इन्वायरमेंट में हम लोगों के आसपास जो अपशिष्ट मटेरियल होगा उसकी मात्रा घटेगी, डिक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट है लोअर ग्रीन हाउस गैसेज। अब जो तमाम सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, अगर इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें लकड़ी, गोबर का अगर हम लोग देखें या जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, तो अगर हम लोग लकड़ी को डायरेक्ट मतलब जलाते हैं खाना बनाने में, गोबर का उपयोग हम लोग डायरेक्ट करते हैं जो कि जलाने में उसका गोहरा या चिपरी बना करके जो बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि गोबर के कंडे या लकड़ी जो हैं इनको डायरेक्ट अगर हम लोग जलाते हैं तो इससे क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा इमिट होती है। तो इससे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैस है इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर हम लोग गोबर का, लकड़ी का या जो एग्रीकल्चरल वेस्ट को डायरेक्ट न जला करके उसको हम लोग क्या करें, बायोगैस फार्मेशन में उसका यूज कर लें और इससे जो बायोगैस बने उसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में यूज करें, लाइटिंग में यूज करें, तो इससे क्या लाभ मिलेगा कि जो इन्वायरमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो उनका उत्पादन कम होगा। और ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन क्या है, प्रमुख हैं। तो यहाँ पे जब हम यूज कर लेंगे तो वहाँ पे उनका उत्पादन कम होगा। तो इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, सेफ होगा, बिल्कुल हेल्दी होगा। अगला चौथा पॉइंट, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी डिक्रीजेज। अगर हम लोग बायोगैस का उपयोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे या बायोगैस पर हम लोगों की निर्भरता जब बढ़ती जाएगी तो जो फॉसिल फ्यूल पे हम लोग निर्भर हैं तो फॉसिल फ्यूल पे निर्भरता हम लोगों को कम होगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल कॉस्टली भी मिलता है। फॉसिल फ्यूल एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल से तमाम प्रकार के इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होते हैं। तो जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को कम करते जाएं, बायोगैस का यूज क्या करें, बढ़ाते जाएं, तो सबसे बड़ा लाभ ही मिलेगा कि जो हम लोगों के फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन पे जो हम लोगों की निर्भरता वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जितना ज़्यादा कम होती जाएगी फॉसिल फ्यूल सस्ता मिलने लगेगा, फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम होगा, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, हेल्दी रहेगा, क्लीन रहेगा। पांचवा पॉइंट है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर। देखिए एक चीज़ और, जब हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को, सीवेज वेस्ट को, गोबर को, इन सब चीज़ों को जब हम लोग डिकम्पोज करके, सड़ा करके जब इससे हम बायोगैस बना लेते हैं तो एक समय के बाद बायोगैस जब बनना बंद हो जाएगी तो फिर हम डाइजेस्टर से क्या करते हैं, जो शेष अपशिष्ट बचता है जो बायोगैस बनने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और वह बहुत ही बेहतर, बहुत अच्छे क्वालिटी का ऑर्गेनिक खाद हो जाता है। तो एक लाभ ये भी मिला कि हम उससे बायोगैस भी बना लिए और फिर उस जो शेष पार्ट बचता है उसका हम लोग उपयोग किस रूप में कर लेते हैं, उसका उपयोग हम लोग जो है कि अच्छे क्वालिटी के खाद के रूप में कर लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इको फ्रेंडली, मतलब जो बायोगैस वो इको फ्रेंडली हैं, इनसे किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। और सातवां पॉइंट है सैनिटेशन इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे हम लोग बायोगैस का उपयोग क्या करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, बायोगैस का फार्मेशन करेंगे, तो इन्वायरमेंट से मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम सारे गैसेज की मात्रा घटती जाएगी, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल घटता जाएगा, तो जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या पहले से ज़्यादा बेहतर, क्लीन, साफ सुथरा, ठीक है, होगा। आठवां पॉइंट है इकोनॉमिक बेनिफिट। इससे हमें क्या आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अगर हम लोग बड़े लेवल पर बायोगैस फार्मेशन संयंत्र अगर स्थापित कर लेते हैं तो इसके लाभ ही मिलेगा कि हम लोग बायोगैस को बना करके उसको आसानी से कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा उससे उसका जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जिसका उपयोग हम लोग खाद के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, तो उसकी भी हम लोग मार्केटिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
और 9वां पॉइंट है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब बायोगैस को स्थापित करना एक तरीके से देखा जाए तो बहुत महंगा या बहुत कॉस्टली नहीं होता है। तो ये जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से सस्ता या छोटे लेवल पे इसको हम स्थापित कर सकते हैं, अपने यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है रिड्यूस हेल्थ रिस्क। इससे क्या होता है कि जो हेल्थ से स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो घटती हैं। अब स्वास्थ्य संबंधी समस्या कब होगी? जब पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होगा, उसमें रहने वाले मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब क्या करेंगे, प्रदूषण के बैड जो उसका प्रभाव से क्या प्रभावित होंगे। तो जब हम लोग जो है कि बायोगैस का फार्मेशन करेंगे तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हमारा घटेगा, इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहेगा, तो हेल्थ स्वास्थ्य भी हम लोगों का ठीक रहेगा, तो हेल्थ रिस्क क्या करेगा, घटेगा। 11वां पॉइंट है बूस्ट रूरल इकोनॉमी। चूँकि अगर देखा जाए तो गांव एरिया पे अगर देखा जाए तो गांव एरिया में हम ये हमारे लिए क्या बहुत बेहतर है, क्योंकि गांव एरिया में हम लोग ज़्यादातर खाना जो बनाते हैं ईंधन पे, मतलब लकड़ी है, गोहरा, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। तो अगर वहाँ पे इस संयंत्र को हम लोग स्थापित करें तो गांव एरिया पे, ग्रामीण लेवल पे क्या कर हम लोग अपने इकोनॉमी को, अपने आर्थिक स्तर को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। 12वां पॉइंट है इम्प्रूव एयर क्वालिटी। जब पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा घटेगी, मीथेन की मात्रा घटेगी, तो इससे क्या लाभ मिलेगा, इन्वायरमेंट हमारा क्लीन होगा, मतलब एयर पॉल्यूशन हमारा मिनिमम होगा, कम होगा। और 13वां पॉइंट है प्रमोट बायोडाइवर्सिटी। और जब हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, सॉइल पॉल्यूशन नहीं होगा, तो इससे क्या, इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी जितना रिच होगी तो हमारा इन्वायरमेंट उतना हेल्दी होगा, हम लोग उतने हेल्दी रहेंगे, उतने जो कि निरोगी होंगे। अब एक चीज़ अगर हम लोग देखें, ऐसे केवल कुछ पॉइंट देख लें कि बायोगैस का फार्मेशन का डिसएडवांटेज क्या क्या, इसकी कमियाँ क्या हो सकती हैं। देखिए, बायोगैस की डिसएडवांटेज कमियां अगर हम लोग बात करें तो 2-3 पॉइंट इसमें इसकी कुछ कमियां हो सकती हैं। जैसे पहला पॉइंट ये है कि बायोगैस अगर हमें संयंत्र स्थापित करना है, मतलब बनाना है, तो इसमें हमें एक मुश्त में क्या होता है, शुरुआती दौर में कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। तो एक पॉइंट अभी इसका एक कमी ये है बायोगैस फार्मेशन की कि इसमें हमें एक मुश्त एक साथ धन की या कुछ रकम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी कमी इसमें यह है कि इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो सबस्ट्रेट होता है वो हमें मैसिव मात्रा में, बल्क ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है। ये नहीं कि अगर कोई अपने घर पर 1 या 2 जानवर अगर पाला है तो उसके गोबर से हम बायोगैस संयंत्र नहीं चला सकते। इसमें हमें ज़्यादा मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ, एग्रीकल्चरल वेस्ट, सीवेज वेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी कमी इसमें हो सकती है कि बायोगैस का जब फार्मेशन होता है तो इसका कलेक्शन और स्टोरेज थोड़ा सा कठिन होता है। मतलब इसको हम लोग चूँकि पहले बताएं किया जो है कि मतलब जो फ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है, तो इसको स्टोर करके रखना और इसका प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, रिस्की हो जाता है। और एक कमी इसमें ये भी हो सकती है कि बायोगैस जो संयंत्र हम लोग स्थापित करते हैं, इसके लिए या इसके देख रेख के लिए हमें कुछ मैन पावर की आवश्यकता हो सकती है। तो ये 4-5 इसमें कमियां हो सकती हैं। एक चीज़ और हम लोग देखें, बायोगैस संयंत्र, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के बहुत इजीली इसको समझाया गया। देखिए ये क्या है, ये जो हमारी लाइनिंग है, लाइनिंग क्या है, हमारी लाइनिंग पृथ्वी के लेवल को इंडिकेट कर रही है। मतलब ये जो लाइनिंग के नीचे क्या है, सॉइल के नीचे का पार्ट है या सॉइल के ऊपर। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें कि एक स्पेसिफिक अपने आवश्यकता अनुसार हम क्या करेंगे, एक पहले टैंक बना लेंगे। ये जो यहाँ डायग्राम में टैंक बना लिए, इस टैंक में देखिए कि इधर इनलेट है, यहाँ पर इनलेट है, मतलब इस माध्यम से हम, इस इनलेट के माध्यम से हम लोग गोबर या जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको इसके अंदर डालते हैं। ठीक, अब जब इनलेट के माध्यम से हम लोग जो तमाम सारी सबस्ट्रेट है, वाटर, ये सब जो इसमें मिक्स कर देते हैं, तो ये जो टैंक है, इसी टैंक के अंदर तमाम सारी जो प्रोसेस प्रक्रिया है गैस फार्मेशन की वो होती है। अब जब इस टैंक में गैस बनना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर ऊपर एक इंडिकेटर नुमा लगा रहता है, जो ऊपर लिखा गैस टैंक। तो जब यहाँ गैस बनेगी तो गैस क्या करेगी, यहाँ पे आकर के इस एरिया में क्या करेगी, स्टोर होगी।
और फिर इस गैस को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टर के माध्यम से कलेक्ट करके, यहाँ लिखा गया कुकिंग लाइटिंग, मतलब हम खाना बनाने के लिए, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए इसका यूज जो कि क्या करते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए, अब जब 15 दिन 20 दिन के बाद क्या होता है, जब गैस बनना बंद हो जाता है, इसका मीनिंग क्या गया कि इसमें जितने ऑर्गेनिक वेस्ट हैं वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो गए। तो अब उस ऑर्गेनिक वेस्ट को हम क्या करते हैं, वहाँ से बाहर निकाल करके फिर हम फ्रेश गोबर या फ्रेश अपशिष्ट उसके अंदर ऐड करते हैं। तो जो यहाँ आउटलेट लिखा गया है, इस आउटलेट के माध्यम से ये जो अपशिष्ट जो इसमें शेष बचा है मीथेन गैस के कंप्लीटली समाप्त हो जाने के बाद, बनना बंद हो जाने के बाद, उसको हम क्या करेंगे, आउटलेट के माध्यम से उसको हम बाहर निकाल देते हैं और उसी को हम लोग क्या करते हैं, खाद के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे है ना कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हम लोग यूज करके इससे मीथेन इससे अपना बायोगैस बना लिए और जो उसका अपशिष्ट बचा उसका उपयोग हम लोग बायो फर्टिलाइज़र खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। तो ये इसका क्या है, या गोबर गैस हमारा जो है कि संयंत्र है। अब अगर हम लोग समरी के रूप में देखें तो बायोगैस क्या है, 1 मिनट लगेगा। तो बायोगैस का मीनिंग क्या हो गया कि बायोगैस क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है जिसको हम लोग एनएरोबिक माइक्रोब का यूज करके ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करके बनाते हैं। इस गैस का उपयोग हम लोग खाना बनाने के लिए, लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, तमाम अन्य प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। बायोगैस का फार्मेशन जो हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि इसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। दूसरी बात है कि हमारे पास जो अपशिष्ट, जो एग्रीकल्चरल अपशिष्ट, सीवेज अपशिष्ट, वह क्या बहुत पर्याप्त मात्रा में है। तो अगर हम कहीं पर सीवेज को ऐसे खुला छोड़ दें तो उससे तमाम प्रकार का प्रदूषण होता है। खाना बनाने के लिए अगर हम लोग लकड़ी का यूज करें, गोबर के कंडे का यूज करें तो उससे क्या ज़्यादा मतलब प्रदूषण होता है, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती हैं। तो उनको अगर हम लोग गोबर गैस संयंत्र के माध्यम से उनका उपयोग हम लोग बायोगैस के उत्पादन में कर लें तो इससे हमें एक नॉन पॉल्यूटेड गैस मिल गई, जिससे हमारा भोजन पानी का काम चल गया, लाइट काम चल गया। और जब उस अपशिष्ट से बायोगैस बनना बंद हो जाती है तो उस अपशिष्ट को हम बाहर निकाल कर उसका उपयोग हम लोग एक अच्छी क्वालिटी के खाद के रूप में भी करते हैं। ठीक है। और अच्छा ये बताया कि इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और ये गैस इको फ्रेंडली है। ये हमारे हेल्थ रिस्क को कम करती है, CO2 की मात्रा को रिड्यूस करती है, इन्वायरमेंट को हमारे हेल्दी रखती है, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करती है। तो ये तमाम सारे इसके लाभ जो कि बताए गए। तो आज के वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए कंसंट्रेट होकर के ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। और एग्ज़ाम के लिए बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा आप लोग कि बायोगैस आए, चाहे बायोफ्यूल आए, गोबर गैस आए, ग्रीन गैस आए, सीवेज गैस आए, मार्स गैस आए, सबका आंसर सेम यही है। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए, जिससे कि जैसे भी हम कोई वीडियो डालें तो आप लोगों को तुरंत उसका मैसेज मिल जाए। और आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमें एक इंटरनल एक एनर्जी मिलेगी और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सरल से सरल भाषा में वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।